Good morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. We will discuss about an introduction to quantum chemistry, जो फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, क्योंकि ये वाला यूनिट जो है ये मोस्ट ऑफ द बच्चों को बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, उनको बहुत टिपिकल लगता है। सो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो इसमें से नहीं करते हैं, या टीचर्स को भी ये दिक्कत होती है पढ़ाने में। आज हम फुल पोस्टमार्टम करेंगे इस यूनिट का, क्योंकि अगर 15 लेक्चर्स में ये यूनिट कंप्लीट होता है, हम 30 से या मैक्सिमम 40 मिनट्स में सारा कंप्लीट करेंगे, वो भी ट्रिकी, शॉर्ट एंड बहुत अच्छे मेथड्स के थ्रू हम इसको करेंगे। और आपको क्या करना है, जो भी यहाँ में लिखाऊंगा इसमें से सारा कुछ आ जाएगा। बस थोड़ा बहुत, अगर सिलेबस 100 मार्क्स है, सपोज मैं मिसाल देता हूं, तो इसमें से 95% तो कंप्लीट हो जाएगा इसी से, शॉर्ट मेथड से, जो आपको बहुत इजी हो जाएगा और आपको लग जाए कि क्वांटम केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव एन इंट्रोडक्शन टू क्वांटम केमिस्ट्री। स्पेशली फॉर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री तो बहुत सारे क्लासेस में है, तो ये सब क्लासेस के लिए है फोर्थ सेमेस्टर। ओके, अब स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम, इसका एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो जिससे हमें फिनोमेना जैसे मोशन एंड एनर्जी पता चलता है, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। बट इट फेल टू एक्सप्लेन, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये फेल हुआ है, क्लासिकल मैकेनिक्स। इट इज अप्लाइड टू ओनली मैक्रो बॉडीज और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, even at exact position, even at exact position वेरी नहीं होनी चाहिए। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इट सेज दैट लाइट एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड is continuous. However, through Planck's quantum theory, we say that it is not continuous. So ये भी इसका ड्रॉबैक है। और जो there are certain phenomena like black body radiation, photoelectric effect, atomic spectra, it cannot explain these phenomena. So these are the drawbacks of classical mechanics. हम अब पढ़ेंगे जो लाइट है उसमें दो बहुत जैसे ड्यूअल नेचर है उसका, हम पार्टिकल नेचर भी पढ़ेंगे, वेव नेचर भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्वांटम केमिस्ट्री है इसका यही बुनियाद है कि ड्यूअल नेचर हमें पढ़ना है। हम पहले ड्यूअल नेचर में कौन सा पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, व्हाट इज ब्लैक बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लैक बॉडी। A black body is a perfect absorber. It is a perfect absorber. Or we can say that a perfect black body is perfect absorber. Perfect black body is perfect absorber and perfect emitter. Okay? जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, परफेक्ट इमिटर होती है। अगर हम एक थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे ब्लैक बॉडी का, थोड़ा बहुत, यहां से रेडिएशन जब फॉल होती है यहां पे ऐसे जाती है, ठीक है, फिर क्या होता है ऐसे, फिर वापस आती है ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। आप इसको शो भी कर सकते हो ऐसे 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 एंड ऐसे, बस सिंपल शो करना है जैसे ब्लैक बॉडी, थोड़ा बहुत डायग्रामेटिक शो किया है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण भी नहीं। आप कोई भी ब्लैक बॉडी ले सकते हो, ठीक है। इट्स अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स हमें देखने हैं। व्हाट आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स? ब्लैक बॉडी radiation curves. When we plot a graph between energy density E lambda and wavelength, that is 500 nanometer, 1000 nanometer, 1500 nanometer, so on 2000 nanometer. Okay, when we plot a graph between energy density and lambda, we obtain a graphs. We obtain graphs at different temperatures, at different
temperature. Suppose this is 1000 Kelvin, this is 2000 Kelvin, this is 3000 Kelvin. So from this graph इसमें क्या पता चलता है, at higher temperature the area under the graph is very much. ठीक है, यहां से हमें क्या पता चलेगा, हमें यहां से जो स्टेफेनस लॉ है, वेनस लॉ है या किरचॉफ्स लॉ है, वो इसी डायग्राम से हमें पता चलता है. वेनस लॉ क्या बोलता है, सॉरी स्टेफेनस लॉ क्या बोलता है, एट हायर टेम्परेचर ग्राफ इज वेरी मच. जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है ग्राफ एरिया ज्यादा बढ़ता है या एनर्जी ज्यादा बढ़ता है. ठीक है, तो स्टेफेनस लॉ हम देखेंगे, ये वाली ग्राफ आपको ख्याल रखना है. स्टेफेनस लॉ, स्टेफेनस लॉ, और इसको बोलते हैं स्टेफेनस फोर्थ पावर लॉ, फोर्थ पावर लॉ, और इसका और एक नाम है दैट इज स्टेफेनस बोल्टमैनस लॉ, स्टेफेनस बोल्टमैनस लॉ, स्टेफेनस बोल्ट्जमैन लॉ. फिर से वही ग्राफ हम प्लॉट करेंगे ऐसे, लैम्डा हायर टेम्परेचर पे हायर ग्राफ से. ठीक है, दिस इज 1000 केल्विन, दिस 2000 केल्विन, दिस इज 3000 केल्विन. सो हम देखेंगे हायर टेम्परेचर पे हायर ग्राफ से. सो अकॉर्डिंग टू दिस द एनर्जी ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4 और E is equal to sigma T4. This is sigma. Sorry, this is sigma. Sigma is Stephen's constant. Stephen's constant. Okay? Simple सा लॉ है. इसके बाद वेनस लॉ है. According to this, the wavelength of an emitted body or emitted black body, जो black body से wavelength जाएगी, it is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. देखो जितना टेम्परेचर बढ़ता है एनर्जी अगर बढ़ती है, एनर्जी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. अगर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा टेम्परेचर या जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए उतना लैम्डा कम हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू वेनस लॉ लैम्डा इज डायरेक्टली, सॉरी लैम्डा, हम यहां देखेंगे वेनस लॉ, Venus law. Lambda is inversely proportional to temperature. Okay, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतना लैम्डा हमारा कम होता है. और we can see that lambda is equal to K into 1 by T, where K is Venus constant. Okay, दूसरा लॉ भी हो गया. अब हम किरचॉफ्स इक्वेशन पे आ जाएंगे. Kirchhoff's equation. According to this equation, it relates to absorption and emission of a black body. The ratio of absorption and emission of a black body can be described by this equation. According to this equation, जो ratio absorption, emission power और absorption power में होता है, it is constant, is always constant. The ratio of emissive power to that of absorptive power is always constant. Okay, mathematically it is given as Eg is emissive power is equal to Es divided by Ea. Es is emissive power, Ea is absorptive power. So simple, तीन लॉज भी हो गए. अब हम आ जाएंगे और एक इफेक्ट भी, दैट इज व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. When a beam of light, that of electromagnetic radiation, is dropped on a metal surface. अगर एक बीम है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जिसकी कुछ एनर्जी है, जब हम एक मेटल सरफेस पे वो डालेंगे, देयर इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस फिनोमेना इज नोन एज photoelectric effect. When a beam of light is incident on a metal surface, there is emission of electron. This phenomena is known as photoelectric effect. Okay, simple सा फंदा है. When a beam of light is incident on a metal surface, there is ejection of electron. This phenomena is known as photoelectric effect. What is the criteria of photoelectric effect? कब photoelectric effect होगा? Criteria और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? क्राइटेरिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Ejection is possible only when the incident light has minimum energy to that of threshold energy. Threshold energy के बराबर होगी एनर्जी या उससे ज्यादा. ठीक है. सो जो इंसिडेंट लाइट है, इट शुड बी एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी. इंसिडेंट लाइट हैव एनर्जी टू दैट ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू. थ्रेशोल्ड वैल्यू. ओके, अगर अब ये ज्यादा है, इफ दिस एनर्जी इज मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, देन एक्स्ट्रा एनर्जी इज यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी में विच कैन बी डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर और इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0. ओके, दिस इज वर्क फंक्शन ऑफ ए ब्लैक बॉडी. सिंपल. दूसरा क्राइटेरिया भी होगा. अब तीसरा, द एनर्जी ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जो एनर्जी ब्लैक बॉडी की होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, बस इसमें अगर क्वेश्चन आ जाएगा इतना काफी है. क्राइटेरिया आपको दिखाना, इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स देखने हैं, खत्म खेल. ठीक है, अब आ जाएंगे और एक पॉइंट पे, दैट इज व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एटॉमिक स्पेक्ट्रा basically it includes atomic absorption spectra, atomic emission spectra and fluorescence spectra. एक्चुअली ये एटम पे हमें कोई फिनोमेना करना है when we give an energy. देखो इसमें 3 फिनोमेना है, दैट इज फर्स्ट इज एटॉमिक absorption spectra, second one is atomic emission spectra, and third one is fluorescence spectra or atomic fluorescence spectra. ओके, तीनों फिनोमेना एक ही ग्राफ में मैं शो करूंगा. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या है, वी बेसिकली डीलिंग विद एटम्स. जब हम व्हेन वी गिव सम इंसिडेंट लाइट जिसकी एनर्जी होगी, देयर आर इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट. क्या है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एक्साइटेड स्टेट. When this energy will get enough, when this electron will get enough energy, it is promoted to higher excited state. It is promoted to higher excited state. This phenomena is known as atomic absorption spectra. Okay, खत्म. अब आ जाएंगे, अब this energy is not stable because it has extra energy. It will return to ground state. It will return to ground state. This is excited state with the loss of energy either in the form of heat or in the form of light. In the form of light or in the form of heat. This phenomena is known as atomic emission spectra. Now, in case of fluorescence spectra or atomic fluorescence spectra, both phenomena takes place simultaneously. That is atomic absorption spectra as well as atomic emission spectra. But in case of fluorescence spectra, the emission of light is mostly in the form of light. The emission is mostly in the form of light in case of fluorescence spectra. Okay, तीनों phenomena खत्म हो गए. Now coming to more topic, that is heat capacity of solids.
heat capacity of solids। सिंपल लॉजिक लगाना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सा आपको कुछ फॉर्मेट नहीं लिखना है, जो लिखाते आप लोगों को टीचर्स वो नहीं लिखना है, शॉर्ट पे आपको लिखना है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास बॉडी है, यहां अमाउंट ऑफ इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए, हमें हीट देना है यहां एक बॉडी को, so that its temperature is raised to 1 degree centigrade. This phenomena is known as heat capacity. Now, if this is 1 gram, अगर ये बॉडी हमारे पास 1 ग्राम है, then it is known as specific heat capacity. However, if this body is 1 mole, अगर ये 1 mole है, then this heat capacity is known as molar heat capacity. So short में क्या है? It is the amount of heat required to raise the temperature of a body through 1 degree centigrade. If this body is 1 gram, then it is known as specific heat capacity. However, if it is 1 mole, then it is known as molar heat capacity. खत्म ये वाला टॉपिक भी। Now coming to one more topic. अब हम वेव नेचर पे आ जाएंगे, ठीक है? अभी तक हम पार्टिकल नेचर पे थे। That is de Broglie's wave equation। The phenomena like interference, diffraction, shows that the wave nature of a light. However, the phenomena like black body radiation, photoelectric effect, atomic spectra shows the particle nature. So in 1924, Louis de Broglie suggested that the electrons also possess the dual nature, and the wave associated with them is de Broglie's wave, which can be described as lambda is equal to h divided by mv. H is Planck's constant, m is mass, v is velocity. The significance of de Broglie equation is this phenomena is applied to both macro as well as micro molecules. However, for macromolecules the wavelength is very small. जो बड़ा वाला हमारा मॉलिक्यूल होगा उसकी नेचुरली वेवलेंथ कम होगी, ठीक है? However, it can be applied to both macro as well as micro molecules. Now, derivation हम कैसे करेंगे इस इक्वेशन को? Derivation according to Planck's quantum theory, the energy Planck's quantum theory, the energy of any particle or any is given as h nu. H is Planck's constant, nu is equal to frequency. However, according to Einstein wave theory, okay, energy is equal to mc square. Left hand sides are same, so right hand sides should also be same. H nu is equal to mc square. We know that frequency is equal to velocity by wavelength. Put this here. We can say that h is equal to c by lambda equal to mc square. Now we can interchange lambda and c here. हम क्या करेंगे? इस lambda को यहां लेंगे, ये जो लैम्डा है इसको यहां लेंगे, इस वाले जो क्वांटिटी है इसको यहां लेंगे, ठीक है? क्या करेंगे हम? करो यहां से मैं शो करता हूं ऐसे। दैट इज hc डिवाइड बाय mc स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। खत्म, ये खत्म इसके साथ, ठीक है? क्या बन जाएगा? h divided by mc is equal to lambda, or we can say that h divided by mv is equal to lambda. c is velocity, v is also velocity. खत्म, ठीक है? हो गई de Broglie's वेव इक्वेशन भी। अब इससे पहले एक टॉपिक छूट गया, दैट इज स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। वो पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे आ जाएंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है? फिर हम आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स हम देखेंगे, लीनियर ऑपरेटर देखेंगे, हर्मिशन ऑपरेटर देखेंगे, लैप्लेशियन ऑपरेटर देखेंगे, फिर हम पोस्टुलेटर्स देखेंगे। दिस ऑल अबाउट फुल यूनिट कंप्लीट हो गया हमारे कुछ ही टाइम में, ठीक है? इसी में सारा कंप्लीट होगा। आ सकता है ये क्वेश्चन भी, दैट इज
spectra of hydrogen atom. Spectra of hydrogen atom. Okay. According to Bohr, transition occurs when an electron jumps from higher stationary state. Transition जो होता है, it occurs when an electron jumps from higher stationary state that can be described as Ni to lower excited state that can be defined as Nf. N is principal quantum number. Okay, transition occur होता है when an electron jumps from higher stationary state to lower excited state. ठीक है? The energy difference between two states can be described as nu bar is equal to 1 by lambda equal to EH 1 divided by NF square minus 1 divided by Ni square. Where? Yeah, sorry, we can say that RH here, RH. This is Rydberg constant. ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है, इससे सारे सीरीज हमारे निकल जाएंगे. सीरीज का मतलब होता है लाइमन, बाल्मर, पाचन, फंड, ब्रैकेट, बाल्मरी सीरीज. ठीक है, हम पहले देखेंगे लाइमन सीरीज. सिंपल, फिर आप वो उतार भी सकते हो. लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में क्या होता है, जो NF का वैल्यू होता है इट इज 1. फिर जो Ni होता है, आपको ख्याल रखना है, Ni इज ऑलवेज ग्रेटर देन NF बिकॉज दिस इज हायर स्टेशनरी स्टेट. NF इज इक्वल टू 1, Ni इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा. ठीक है, अगर हम वैल्यू यहां प्लॉट करेंगे, देन न्यू इज इक्वल टू RH 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय कुछ भी होगा यहां 2, 3, 4, 5. ठीक है, दिस सीरीज ऑकर्स इन यूवी रीजन. ये यूवी रीजन में आती है. यूवी रीजन, ये आपको ख्याल रखना है. सिमिलरली हमारा बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में क्या है, दिस ऑकर्स इन विजिबल रीजन. ये ख्याल रखना है आपको, दिस ऑकर्स इन विजिबल रीजन. NF इज इक्वल टू 2 है, तो Ni क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 so on. पाश्चन में क्या होगा, पाश्चन में थर्ड जो है पाश्चन में NF इज इक्वल टू 3, Ni 4, 5 होगा, Ni इज इक्वल टू 4, 5 एटसेट्रा. ब्रैकेट में क्या होगा, दिस ऑकर्स इन इंफ्रारेड. इसके बाद जितने भी सीरीज है दे ऑकर इन इंफ्रारेड रीजन. पाश्चन ब्रैकेट में क्या है, NF इज इक्वल टू 4, Ni इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9. फंड में क्या है 7, 4, 5 फंड, PFUND. NF कितना होगा, NF इज इक्वल टू 5, Ni क्या है 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, बाल्मरी में क्या होगा, NF इज इक्वल टू 6, बाल्मरी सीरीज. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब हम चलेंगे इसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. Schrodinger wave equation. Bohr's concept of well-defined energy states failed. जो हमारे फिनोमेना है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रोगलीज वेवलेंथ. ये जो फिनोमेना है फोर्स वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट का कंसेप्ट खत्म हो गया. ठीक है, जो हमारा जो श्रोडिंगर था उसने क्या किया, उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें भी ड्यूअल नेचर होगा. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनमें भी वैसे ड्यूअल नेचर है जैसे पार्टिकल में है. सो वी कैन से दैट लाइट, और लाइट में जो है, सो इसने एक इक्वेशन दी दैट इज d डिवाइड बाय del x psi x स्क्वायर प्लस d डिवाइड बाय del y स्क्वायर psi प्लस del डिवाइड बाय del z स्क्वायर psi 8 pi स्क्वायर m
E minus V divided by H square is equal to 0. This is Schrodinger wave equation. What is the significance? और दो से भी शो कर सकते हैं, दो से भी, ठीक है. What is the importance of Schrodinger wave equation? पहले आपको अगर Schrodinger wave equation आई है तो आपको करना है जो बोर था well defined energy state is failed because of the phenomena like Heisenberg's uncertainty principle for determining the position of an electron or position of a particle and de Broglie's wave equation. So he suggested that electrons should also possess dual nature, which can be described as this equation. ठीक है. What are the important points? Important points क्या है? Important points. Heisenberg's and dual nature can be जो Heisenberg's principle है in accordance to be वो हम देख सकते हैं. दूसरा जो है फर्स्ट वही था Heisenberg's and de Broglie wave equation, इनके अकॉर्डिंग ये फिनोमेना चलता है. दूसरा है हमारा that is psi and psi square can be determined. Psi square is probability of finding an electron. If psi square is 90 to 95%, then we can say that and there is orbital. There is orbital. उसको हम क्या बोलते हैं? Orbital. Because in orbital there is high probability of finding an electron. So this was Schrodinger wave equation. आप ऐसे ये भी बना सकते हो ऐसे ग्राफ. यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे दिस इज वन वेवलेंथ, आपको वो पता है, एंड दिस इज एम्पलीट्यूड. अब ये वाला भी खत्म हो गया. अब इसके बाद हम आ जाएंगे और एक फिनोमेना पे, दैट इज आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आइगन फंक्शन एंड eigenvalue. We know that Schrodinger wave equation is of second order having many solutions. Only those solutions are acceptable which are where psi is finite. Psi is equal to finite, single valued, continuous and normalized. This type of wave is known as eigenfunction. So we can say that Schrodinger wave equation has many solutions. Only those solutions are applicable which are finite, single valued, continuous, normalized, and this type of wave equation is known as eigenfunction. This type of psi is known as eigenfunction. Okay, now we have eigenvalues. The total energy obtained from Schrodinger wave equation by using eigenfunction is known as eigenvalue. The total energy obtained from Schrodinger wave equation by using psi, that is eigenfunction, is known as eigenvalue. खत्म होला ये वाला टॉपिक भी. अब हम आ जाएंगे ऑपरेटर्स पे. Operator is a mathematical entity or mathematical formula which is applied to any wave function to obtain another wave function. It is a mathematical entity. Which can be applied to any wave function to obtain another wave function. Suppose अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का, we obtain 2x. This is operator. This is operand or wave function. Operand or wave function. We obtain another wave function. So an operator is a mathematical entity which can be applied on an operand to obtain another wave function, and it is mathematically defined by this a cap. This is operator. Now we have different types of operators. Like we have linear operator. Linear operator. An operator is said to be linear when we have an equation like this, wave equation like this, a cap. This is operator a plus b. This is wave function. If it can be write individually like this, a plus a cap b.
an operator is said to be linear if we have a wave function with operator like this. We obtain this operator individually. This type of operator is known as linear operator. Then we have Hermitian operator. If we have an equation, an operator is said to be Hermitian operator if we have an equation like this: psi asterisk a cap psi dot t. If it can be written as, we have to exchange these wave functions. We ऐसे हम exchange करेंगे ऐसे. If wave is operator is said to be an Hermitian operator, अगर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, बस change करेंगे position psi और psi dash की position हमने change की. This type of operator is known as Hermitian operator. Then we have Laplacian operator, which can be written as d square. Laplacian operator. It can be written as d square, दो स्क्वायर. We know that Schrödinger wave equation हम ऐसे भी लिख सकते हैं, del divided by del x square psi plus del divided by del y square so psi plus del divided by del z square psi 8 pi square m e minus v divided by h square is equal to 0. Okay, this is Schrödinger wave equation. In place of d, I say d, I say I, we can write it as del square. ठीक है, इन प्लेस को हमने del square से शो किया और psi को हमने बाहर निकाला तो psi यहां आ गया 8 pi square m e minus v divided by h square is equal to 0. This type of operator is known as Laplacian operator. खत्म ये वाला भी टॉपिक. अब हम आ जाएंगे लास्ट जो टॉपिक, दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. लास्ट टॉपिक है, खत्म हो गया यूनिट. बस इसको कंप्लीट करना है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतने में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया. पोस्टुलेट्स. ओके, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. 5 पोस्टुलेट से फर्स्ट जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट 1. The state of a quantum mechanical system is described in the form of position and time, that is wave function. The state of a quantum mechanics is described in the form of position and time, that is wave function psi. The state of a quantum mechanical system is described in the form of position and time, that is wave function. ये first postulate है. Coming to second postulate, that is to every observable quantity, that is mathematically जो हम explain कर सकते हैं. Postulate second, to every observable quantity mathematically solved. To every observable quantity that is mathematically solved, there occurs quantum mechanical operator. There occurs quantum mechanical operator. जो भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी जैसे पोजीशन स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, अगर हमारे पास ये है तो इसका ऑब्जर्वेबल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है. तो इसका क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हम देखेंगे ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, और इसका क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर यहां साथ में होगा, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर. Suppose we have position.
Position can be defined by this x. x का क्या ऑपरेटर होगा? x कैप, खत्म. पोजीशन स्क्वायर अगर होगा, पोजीशन स्क्वायर इज x स्क्वायर, देन इसका ऑपरेटर क्या होगा? x स्क्वायर कैप. सिमिलरली हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम शो करते हैं? Vx, तो ऑपरेटर क्या होगा? V कैप x. मोमेंटम कैसे हम? Px, तो ऑपरेटर क्या होगा? Px कैप, खत्म. तो एवरी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर. सो ये दूसरा पोस्टुलेट था. तीसरा पोस्टुलेट जो है, दैट इज इफ ए वेव फंक्शन psi is operated with an operator a cap, we obtain another wave function with a constant that is eigenvalue. Postulate third. If a wave function is operated with an operator, we obtain another wave function with a constant that is eigen function. देखो हमारे पास एक वेव फंक्शन है ऐसे, अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे एक ऑपरेटर से, we obtain another wave function with a constant quantity that is eigenvalue. This is eigen function. Okay? If a wave function is operated with an operator, which we obtain another wave function with a constant quantity that is eigenvalue. This is first equation. जो postulate fourth है वो इसी से निकलता है. Postulate 4. देखो postulate 4 क्या है? Only measurable quantity in an observable in an eigenvalue equation. This is eigenvalue equation. The only measured value जो हम measure कर सकते हैं of an observable in an eigenwave equation is eigenvalue. खाली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते, इसको मेजर कर सकते, तो अगेन आप ये इक्वेशन लिख सकते हो. only measurable quantity in an eigenwave equation is eigenvalue. फोर्थ पोस्टुलेट भी हो गया. फिफ्थ पोस्टुलेट जो है, the average expected value of any physical quantity in a wave function. फिफ्थ जो है पोस्टुलेट फिफ्थ, the average expected value of a physical quantity, suppose A, in a wave, suppose it has a wave function psi. The average expected value of any physical quantity with a wave function psi can be defined as psi asterisk A psi d2 divided by psi asterisk psi d2. The average expected value of any physical quantity A in a wave function having wave function psi can be described as, ये कैसे हम शो करते हैं? A cap is equal to, ये कैप नहीं है, A bar है. The average expected value of a physical quantity A having wave function psi can be defined as A bar is equal to psi asterisk A cap psi d2 divided by psi asterisk psi dt. So this was all about an introduction to quantity.